नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ में देवेंद्र कौशिक। और आज हम बात करेंगे कल आने वाले आम बजट की, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बार का जो बजट होगा वो होगा इंटरिम बजट, यानी कि अंतरिम बजट। जब चुनावी साल हो और ऐसे में जब नई सरकार का गठन होना हो तो उससे पहले किस किस मद में कितना खर्चा किया जाएगा, इसका लेखा जोखा कल सदन में रखा जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। लेकिन इस बीच में चुनावी साल होने के नाते आम लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर के लोगों से कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं जो इस बजट में पूरी हो सकती हैं। चूँकि जिक्र अगर 2019 का करें तो उस वक्त भी बजट में किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी। तो उम्मीद इस बार ये है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कोई बड़ी योजना की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल फरीदाबाद में हम हैं और तमाम जो लोग हैं हम दिखा देते हैं, इनमें महिला शक्ति भी है, नारी शक्ति भी है, उद्योगपति भी हैं, डॉक्टर भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बजट की भाषा को आसानी से बताने वाले हैं। तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे। बात आपसे कर लेते हैं, नारी शक्ति से पहले कर लेते हैं। कैसे देख रही हैं जो कल आने वाला बजट है, कितनी उम्मीदें? महिला वित्त मंत्री भी हैं निर्मला सीतारमण, तो उम्मीद ज़्यादा और बढ़ जाती होगी। मेरा मैडम मिनिस्टर से सिर्फ 2 पॉइंट से मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगी। जो अभी 2017 में मैटरनिटी एक्ट लागू हुआ था, जिसमें 50 से ज़्यादा अगर श्रमिकाएं महिलाएं हैं तो एक क्रैच होना मैंडेटरी है और जो 6 महीने की जो उनको सुविधाएं दे रही हैं, 6 महीने की छुट्टी मिलती है। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है, जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है, वो 6 महीने की छुट्टियाँ नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से वो कतराते हैं वुमेन को, यंग मैरिड वुमेन को अपने पास एम्प्लॉय रखने में। तो ऐसे में उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को कुछ इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो इन वुमेन एम्प्लॉयज़ को रखने में ना कतराएं कि हमें इन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी मैटरनिटी में, इस तरीके से। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात करते हैं, छोटे शहरों में इसको लागू करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई अपना बुटीक या कोई अपना ब्यूटिशियन का काम, पार्लर कुछ खोलना चाहती है तो वैसे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं हैं, लेकिन हैंड होल्डिंग और नेटवर्किंग की इनको ज़रूरत है। कि मैं कई बार हमारे पास बजट भी होता है, ये इनके पास पैसे भी हैं, लेकिन क्या करें, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें चीज़ों की, उनके लिए कोई पॉलिसी आ जाए मेंटरिंग की, वो मैं चाहूँगी कि इस बार बजट में आए। बड़ी शानदार बात कही है। देखिए, चूंकि महिलाएं हैं और महिलाओं के नाते उनकी तरफ से जो 2 मांगें रखी गई हैं उस पर ध्यान देने की वो जिक्र कर रही हैं। आपसे बात कर लेते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? उद्योगपति हैं आप। सर, मेरा प्राइमरी वर्क एक्सपोर्ट में है एंड एक्सपोर्ट्स की नज़र से देखा जाए तो इस समय जिस वर्ल्ड कंडीशंस को देखा जाए तो इंडिया रूल कर सकता है एंड वी शुड बी एक्चुअली बी हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। और सरकार की तरफ से ये सपोर्ट मिले कि फाइनेंस इजीली बाहर भेजा जा सके। ऑफ कोर्स जो चेक्स करने हैं वो करें, लेकिन फाइनेंस इजीली बाहर भेजा जा सके, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट आसानी से हो सके, इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। आज जितना टैक्सेशन इन एडवांस रोका जा रहा है 20%, 30% डिपेंडिंग ऑन द स्केल, वो ना होकर उसको किसी तरह से एक स्कीम के अंदर अडॉप्ट किया जाए जिससे कि आने वाली जो बिजनेस मॉडल्स हैं उसको हम इंडिया के साथ जोड़ सकें। यहाँ हमारी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हर बार आप बजट को बड़ी आसान भाषा में समझाने का भी आपकी तरफ से काम किया जाता है, क्योंकि बजट की जो बारीकी हैं वो आप बेहतर बखूबी जानते हैं। इस बार के बजट को लेकर चूँकि स्लैब को घटाने की भी बात सामने आ रही है कि वो मांग है ऐसी, आपको कितनी उम्मीद है? ये तो सर जानते हैं कि चुनावी बजट है ये थोड़ा सा, और इंटरिम बजट है हमारा। तो इस चुनावी माहौल में बजट शायद उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा जाएगा और जिसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव्स जो रिलैक्सेशंस हैं वो हमें इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर्स को और नारी शक्ति को, जो मोदी साहब कर रहे हैं हमारा, कि नारी शक्ति को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस बार। तो मुझे उम्मीद है कि नारी शक्ति को काफ़ी अच्छा ये प्रोत्साहन देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोई हर बार बजट में उम्मीद करता है कि हमारी जो स्लैब रेट है वो थोड़ी कम हो जाए और स्लैब की जो डिडक्शन एग्जम्पशंस हैं वो इंक्रीज हो जाए हमारी। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी थोड़ी एग्जम्पशंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और स्टैंडर्ड डायरेक्शन की हर बार बात होती है सैलरी की, कि सैलरी क्लास को हमेशा कुछ नहीं मिलता। तो उम्मीद करते हैं कि सैलरी क्लास को इस बार कुछ बेनिफिट मिलेगा और 80C की डिडक्शंस को शायद वो इस नई न्यू रिजीम में दोबारा लेकर आएँ। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि ये कम से कम इसको ऐड करें 80C वाली डिडक्शंस को न्यू रिजीम में। बिल्कुल, उम्मीदें देखिए सभी को हैं, सभी वर्गों को उम्मीदें बंधी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र कालरा, ज्वाइंट सेक्रेटरी IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद। जी,
मैं जीएसटी के बारे में कहना चाहूँगा कि जब जीएसटी लागू किया गया था तो जो उस कलेक्शन थी पर मंथ की वो 1 लाख करोड़ से कम थी, जो कि आज की डेट में 1.25 लाख करोड़ तक पहुँच गई है पर महीने। तो ये दर्शाता है कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कम किया जा सकता है। अगर वो कम हम कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो जीएसटी में भी कवर नहीं है वो भी कवर करेंगे। और ये भी जनरली देखा गया कि कंज्यूमर बिल लेने से कतराते हैं। अगर हम जीएसटी कम कर देंगे तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा बिल लेंगे और जो ज़्यादा जीएसटी है बल्कि जितना भी आ रहा है उससे भी आगे कवर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर जीएसटी कम होती है तो जो खामियां हैं जीएसटी की, बिलिंग की और बाकी चीज़ें वो शायद बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल राणा साहब, आप चूँकि प्रधान भी हैं, बहुत चीज़ें आपके सामने आती होंगी तमाम और लोगों की तरफ से। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बजट में लगता है कि ये प्रावधान हो जाएं तो कई समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा? देखो देवेंद्र जी, इसमें आज की डेट में जो सबसे ज़रूरत है इंडस्ट्री की वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत किया जा सके कि इंडस्ट्री को 20x4 मतलब 20x7 अपना सप्लाई मिले। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी ग्रैप सिस्टम लग जाता है या कोई भी एनजीटी की तरफ से गाइडलाइन आ जाती है तो एक तरह से इंडस्ट्री का पहिया रुक सा जाता है। तो इसमें मेरा अपना पर्सनली और जितना भी हमारे इंडस्ट्री भाइयों का है कि सरकार कोई ऐसा स्पेशल बजट लाए कि जहाँ पे भी जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है या उसकी क्वालिटी ख़राब है उसको बदला जाए और इंडस्ट्री को अपना 20x7 पावर सप्लाई दी जाए। माना कि चिंताएं उद्योगपतियों की भी हैं, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में, कि जब जैसे जिक्र आपने किया ग्रेप का, तो ऐसे में दिक्कतें 2-3 महीने की उद्योगपतियों को रहती है, प्रोडक्शन कम होता है। तो उसको लेकर बिजली की आप जो डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिजली की अगर डिमांड पूरी होती है तो ये फिर संकट है ग्रेप का, ये ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल सर, इससे तो क्या है कि जो आज की डेट में इंडस्ट्री एनसीआर से बाहर जा भी रही हैं, जिसकी कि जो भी हरियाणा, बेसिकली हम हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, तो हरियाणा में भी इंडस्ट्रियों को थ्रेट है कि वो बाहर जा रहे हैं। तो एक तो रोज़गार बढ़ेगा और इससे क्या है देश को तरक्की मिलेगी। अगर इंडस्ट्री 24 घंटे चलेगी तो इससे अच्छी बात क्या है। निश्चित तौर से देखिए बड़ी मांग है, ऐसे में प्रावधान बिजली को लेकर है कि अगर बिजली उन्हें 24 घंटे मिलती है उद्योगों को तो बड़ा समाधान की तरफ निकाला जाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, बजट से उम्मीदें कितनी? मुझे बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है पिछले 10 सालों में लगातार प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए जा रहे निर्णय से। लेकिन मुझे एमएसएमई सेक्टर में अभी भी महसूस होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें स्मॉल इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्री में हैं उन्हें अभी भी चीन से जो इंपोर्ट से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, संदर्भ में चीन से इंपोर्ट पे और ज़्यादा बैन लगाने की और उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे छोटी छोटी मॉडुलर स्विच ले लीजिए, नट बोल्ट्स ले लीजिए, शीट मेटल के छोटे छोटे कंपोनेंट्स ले लीजिए, उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें अगर चाइना से इंपोर्ट को रोका जाए तो बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा एमएसएमई को इससे सुविधा मिलेगी। एमएसएमई को फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ में चूँकि आपने जब जिक्र एक्सपोर्ट का किया तो एक्सपोर्ट भी तो बेहतर हो, इसके लिए समाधान की ज़रूरत है। क्योंकि जब बांग्लादेश से अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दे, इंडिया पे भी इसका फ़र्क देखा हमने पिछले सालों में कि इंडिया पे फ़र्क पड़ा, तो उसमें उसकी तरफ भी जाना ज़रूरी है। बिल्कुल, उस और जाना ज़रूरी है। उसके लिए हमें अच्छी मशीनें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनरेटर सेट से उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते, उस कंपटीशन में हम कभी खड़े नहीं हो सकते अगर हम जनरेटर चला करके उसको फिटिंग करें तो। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं समाधान की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है बजट में, और जिस तरह से हेल्थ सेक्टर की भी अगर बात करें तो आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाए गए वो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। चूँकि हेल्थ सेक्टर से बात कर लेते हैं, डॉक्टर हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर मानव रक्षक हूँ। तो बजट से बहुत उम्मीद है हमें। जैसे अभी आपने आयुष्मान भारत की बात करी, तो सबसे मेजर फ्लॉ क्या है कि इन स्कीम्स में गवर्नमेंट ने टैरिफ बहुत कम रखे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल इसको लेना नहीं चाहते, सभी डरते हैं इससे। तो एक तो गवर्नमेंट इसके टैरिफ रिवाइज कर भी रही है, ये गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, पर और स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी कंट्री में 24 लाख बेड्स की डेफिशिएंसी है। टारगेट है कि 3 बेड पर 1000 पॉपुलेशन होने चाहिए। तो बेड, अब जैसे मैंने एक प्लॉट लिया है 1.5 एकड़, उसमें मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ,
1.5 FAR मेरे को अलाउड है, तो मैं उसमें 150-200 बेड ही डाल सकता हूँ। अगर ये FAR 2.5 तक हो जाता है तो मैं उसी में 400 बेड डाल सकता हूँ। अब मुझे 400 बेड डालने के लिए मुझे एक और प्लॉट खरीदना पड़ गया। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हेल्थ सेक्टर में सभी जगह आ रही है, और गवर्नमेंट, और मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो यही कर सकती है, अगर ये नहीं करेगी तो कोई और गवर्नमेंट कर नहीं सकती है काम। आयुष्मान भारत के रेट रिवाइज की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या हर हॉस्पिटल के साथ में है, जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, और आप FAR बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा सरकार से भी एक तरह से आपकी मांग है कि बढ़ जाए। मैडम से भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर FAR बढ़ जाएगा तो कम बजट में ज़्यादा बेड ऐड हो जाएंगे। ज़्यादा बेड ऐड हो जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित दिखाई देती है सरकार। क्या लगता है आपको कि महिलाओं का स्वास्थ्य और बेहतर हो? कहाँ गुंजाइश है अभी जिस कमी को पूरा किया जा सकता है? बस वही नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए, डॉक्टर्स नए आने चाहिए। डॉक्टर्स की भी कमी है यहाँ पे, तो उसके भी थोड़ा सा प्रावधान होना चाहिए कि नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोलें और नए नए डॉक्टर्स नए कॉलेज खुलें, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो डॉक्टर भी आएंगे, और जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक देश में दूर होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद आपको क्या है, कितनी है? देखो जी, although तो ये इंटरिम बजट है, लेकिन फिर भी सरकार से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती हैं। मैं अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले ये है कि जो MSME के लिए है, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत चीज़ों में राहत मिलनी चाहिए। नंबर 1 है कि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में राहत मिलनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े हाई हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में राहत मिलनी चाहिए। स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती है। स्किल्ड मैन पावर की वजह से इंडस्ट्रीज़ को कई बार लॉस क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में उठाना पड़ता है। तो स्किल के ऊपर जोर देना चाहिए। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आज वुमेन्स स्किल्स वुमेन्स नहीं मिलती हैं, तो उनकी स्किल पे काम करना चाहिए। निश्चित तौर से बड़ी मांग है, और बड़ी मांग के साथ साथ में एक सुझाव भी है। हालांकि केंद्र की सरकार की तरफ से जिस तरह से महिलाओं का जिक्र इन्होंने भी किया कि स्किल्ड वो हों, और रोज़गार का जो संकट है या रोज़गार को लेकर जो दिक्कतें आती हैं वो पूरी होंगी। लेकिन हमारे साथ में एक गृहिणी हैं जो रसोई अपने चलाती हैं। आखिर उनकी क्या दिक्कत है? जो उनकी रसोई का बजट कैसे चल रहा है, कितना गड़बड़ हुआ है? आप एक बार खड़े होंगे, बताएंगे किस तरह से क्या मांग है? मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ पर महंगाई हो रही है सर, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हर गैस भी महंगी हो रही है, सब्जियाँ भी महंगी हो रही हैं, दालें भी महंगी हो रही हैं, और सबसे मेन बात है बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई। कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे घर चलाएं? ठीक है ना सर, इस बजट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अच्छी बात है सर। सबसे ज़्यादा तो मैं बेटियों की पढ़ाई पर कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूलें तो हैं, बट वहाँ पर टीचरों की बहुत दिक्कत आती है। मैंने कई जगह देखा है, 6 महीने से साइंस के टीचर नहीं है, 10th की पढ़ाई है, तो क्या करेंगे बच्चे? बच्चों के भविष्य की भी चिंता है, और रसोई की भी चिंता है सर जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो सर जो गवर्नमेंट ने स्कूल तो दे रखे हैं, बट वहाँ पर मैंने कई समस्याएं देखी हैं। वहाँ पर साइंस का टीचर नहीं है, बच्चे की 10th की पढ़ाई है, 6 महीने से साइंस का नहीं है, 6 महीने से हिंदी का भी नहीं है, तो ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया? पढ़ेगा जभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। देखिए, बड़ी शानदार बात कि अगर पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीदें इस बजट से, कल आने वाले बजट से? ढेर सारी उम्मीदें हैं, माननीय मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं जो इस बजट में हम, और मोरोवर मैं देखना चाहूँगा कि इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए जो ढेर सारी समस्याएं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को फेस करनी पड़ती है, बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए जो चीज़ें होती हैं, और बेसिकली जो ऋण व्यवस्था है छोटे और मझोले उद्योगों के लिए जो ऋण की व्यवस्था है वो अच्छे से करनी चाहिए। बैंकों को सपोर्ट करना चाहिए, गाइडलाइंस निर्धारित करनी चाहिए बैंकों के लिए, ताकि उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो और सब्सिडाइज बेस पे उपलब्ध हो। दूसरी बुनियादी समस्या हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आती हैं, जैसे बिजली की समस्या हमारे राणा जी ने बताई थी, और दूसरा जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का होना चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बेसिक बुनियादी समस्या हैं जिनके ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि ये इस बजट में आएंगी। बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसे में उम्मीद तमाम लोगों को है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीद कल के बजट से? शिव कौशिक, मेरी सबसे पहले तो ये है कि ये इस सरकार का एक लास्ट बजट है, और हमें यही उम्मीद है कि जैसे कि एक इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, जो टंकी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए, और सेफ्टी पे जो है कि कोई ऐसा बजट आए कि जो एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए या रोड पे भी है जो सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ छूट मिलनी चाहिए, रिबेट मिलनी चाहिए, कोई ऐसी सब्सिडीज़ आनी चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहूँगा सेफ्टी का है और एम्प्लॉय की स्किल्स को अपग्रेडेशन के लिए कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए कि जिससे कि हर इंडस्ट्री उसका बेनिफिट ले सके। उद्योगों को बेनिफिट की ज़रूरत है, आपको किसकी ज़रूरत है? जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या एनसीआर की पोल्यूशन है। रोज़ ग्रेप की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लागू हो जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, रोड बनेंगे। रोड जाम जो होता है उससे बहुत पोल्यूशन आता है। और पावर की भी पावर के भी ज़्यादा होनी चाहिए पावर भी, ताकि ये लागू ना हो। पोल्यूशन तो पीएनजी में भी होगा, हर जगह होगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा, रोड जितने ज़्यादा होंगे, और रोड जाम में भी बहुत ज़्यादा रोल करता है पोल्यूशन में। और हमारे एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या ये है, इस पे भी कुछ काम होना चाहिए कि पोल्यूशन कैसे कम हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए। देखिए, कोशिश पिछले बजट में भी की गई थी। एक बड़ा मुद्दा दिल्ली एनसीआर के लिए रहता है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन को लेकर बजट में, केंद्र के बजट में पिछली बार प्रावधान किया गया था इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का, और वो कहीं ना कहीं जो प्रावधान था वो ज़मीन पर उतरता हुआ भी अब दिखाई देने लगा है। खासतौर से हरियाणा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हरियाणा में भी शुरू किया गया है। हालांकि पूरे देश में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात सामने आई थी। आपसे जानना चाहेंगे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, और तमाम लोगों की तरफ से ये मांग भी रखी गई है। चाहे डॉक्टर्स की भी बात करें, वो भी बुनियादी ढांचे को ही मजबूत करने की बात कर रहे थे। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक में हम लोग मूव कर रहे हैं आगे धीरे धीरे जाके, तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप गाड़ियाँ लेके आते रहिए, पर उसको चार्ज करने की जगह ना मिले, क्या फ़ायदा है उसका? गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी जब तक अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो आप कह रहे हैं चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएँ? चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएँ, थोड़ा सा इस पर सब्सिडी लाई जाए, ताकि बाकी भी लोगों के लिए मार्केट खुले, अच्छा रहे सबके लिए। हम भी आगे जाके सोचे कभी, तो सबसे इलेक्ट्रिक बसों की बात चली तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात अब सामने आ रही है कि सरकार अपने स्तर पर तो कर ही रही है, लेकिन कुछ अगर उसमें छूट मिलती है और चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा बढ़ते हैं तो ऐसे में जो पॉल्यूशन है उसकी समस्या से भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। आप कैसे देख रहे हैं, कितनी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कल के बजट को? कल ये जो मोदी जी की कार्यकाल का 10वां बजट है, और पिछले 9 बजट जो पेश किए मोदी जी ने, बहुत ही अग्रेसिव और एक मतलब ग्रोथ वाले बजट पेश किए हैं। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि इस बार का जो इंटरिम बजट है ये भी पूरी ग्रोथ के हिसाब से होगा। मेरे को एक ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, इनके लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बुनियादी सुविधाएं और बढ़ाई जाएं। जैसे ये लोग जहाँ ये अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ये बड़े औद्योगिक या प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा पाते, क्योंकि वहाँ पर इनको कोई छूट या वैसी कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मेरा मोदी जी या वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें कुछ उनके लिए देखा जाए, ताकि ये जो एमएसएमई इंडस्ट्री है ये भी एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ मिलके चले, और इनके लिए कुछ और सब्सिडीज़ जैसे लोन में है और सब्सिडीज़ बढ़ाई जाएं, ताकि ये रोज़गार, क्योंकि सारा रोज़गार का जो भविष्य तय होता है वो एमएसएमई सेक्टर से ही होता है। रोज़गार को बढ़ाना है तो सब्सिडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से या बजट में सब्सिडी का प्रावधान और बढ़ाया जाए, ऐसी मांग है। लेकिन फरीदाबाद चूँकि औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, और एशिया के मैनचेस्टर पर फरीदाबाद का नाम हुआ करता था। बात करेंगे चूँकि मदर इंडस्ट्री को लेकर भी कई बार फरीदाबाद में जिक्र आता है, हालांकि वो शायद अब संभव नहीं है क्योंकि यहाँ उस तरह की छूट मिलना मुश्किल है। लगता है आपको कि उद्योगों को और बढ़ाने के लिए या दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा बढ़ें रोज़गार, क्योंकि साधन रोज़गार के भी तभी उपलब्ध होंगे, तो कुछ प्रावधान ऐसे हो सकते हैं? सर, आंकड़ों के बजाय मैं इस बजट को 2 तरह से देखता हूँ। इस समय देश में युवा बहुत ज़्यादा है, और एक ह्यूमन रिसोर्स ऐसे साधन है जिसके हम विकसित भारत की विकास बात जो करते हैं वो युवा से ही होकर जाएगी। तो युवा की सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उसको राइट जगह पे, राइट पर्सन एट राइट प्लेस जो बात करते हैं हम, कि वो बंदा जो है युवा को उसके अनुसार उसका जॉब को हम दें। तो सरकार का जो ढांचा है वो ऐसा डेवलप होना चाहिए कि जो सूटेबल पर्सन है वो सूटेबल जॉब पे जाए, और उसके लिए सरकार चाहे तो डेवलपमेंट सेंटर हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलप कर सकती है, उसके लिए वो प्रावधान भी कर सकती है उसके डेवलपमेंट सेंटर्स के। दूसरी मेरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग जो हैं जॉब करने के लिए बाहर से आते हैं, स्पेशली हम लेबर क्लास की बात करें। हम अभी तक बात करते थे रोटी, कपड़ा और मकान की बात, उसमें एक स्वास्थ्य की बात और जुड़ी। जैसे श्रम विभाग जो है हरियाणा है, उसने बहुत सारा फोकस किया है रोटी, कपड़ा और स्वास्थ्य पे।
अब उस पर एक छोटा मकान, जब लोग बाहर से आते हैं उनको रहने के लिए वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम देखते हैं उनको प्रॉपर न्यू एकोमोडेशन मिल पाता है। मेरे सरकार से ये अपेक्षा रहेगी कि वो कुछ क्षेत्र ऐसे डेवलप करें जहाँ पे उनको जो लेबर क्लास है स्पेशली उनको इकोनॉमिकल बजट में जो है रहने को भी अपने परिवार के साथ रहने को जगह मिले। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए एक बड़ा सुझाव है कि क्योंकि फरीदाबाद को जिस तरह से औद्योगिक नगरी, कामगारों की नगरी कहा जाता है, और ऐसे में जब बाहर से लोग आते हैं तो उनके रहने की सुविधाएं भी अगर आसानी से उन्हें उपलब्ध हों तो और बेहतरीन के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि और ये जिस तरह से तमाम लोगों से चर्चा की गई कि कौन सी ऐसी चीज़ है अभी जो छूट रही है और उस पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है? देखिए, जिस तरह से कल बजट पेश किया जा रहा है तो हर वर्ग, समाज का हर वर्ग चाहता है कि उसको बजट में छूट मिले, विशेषकर टैक्स का दायरा है उसमें छूट मिले। जैसे महंगाई जो आजकल ज़्यादा बढ़ी हुई है उसमें चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, आम आदमी हो या इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, उनको सभी को जो है उसका लाभ प्रदान हो। छूट की उम्मीद कर रहे हैं बजट से, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी हैं और समय पे यदि वो क्रियान्वित हो तो उनका लाभ आम आदमी तक पहुँच सकता है। मोदी जी भी गुड गवर्नेंस की बात हमेशा से अपनी स्पीचों में कहते रहे हैं और अंत्योदय जैसे मुद्दों को वो हमेशा उठाते रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसका उत्थान कैसे किया जाए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब राम मंदिर स्थापित हो चुका है, हमारे इष्ट ने इस पृथ्वी पे वास ले लिया है। उसके साथ साथ मैं यही इस बजट से उम्मीद रखता हूँ कि कोई ऐसी योजनाएं या कोई ऐसा टास्क फोर्स का क्रियान्वयन किया जाए कि जो सरकार की योजनाएं धरातल पर चल रही हैं उनका अच्छे से गवर्नेंस हो, उनकी देखरेख हो और इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे हो। इसी के साथ साथ मैं क्योंकि हम हरियाणा वासी हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में हरियाणा के लिए कोई विशेष सौगात होगी। हरियाणा के लिए विशेष सौगात की मांग है, क्योंकि निश्चित तौर से हरियाणा में हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ खास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप एक कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, जो सेक्शन आज के टाइम में 43 भी आ रहा है जो अपना MSME के एप्लीकेबल हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा डरने हो रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली जो विद इन पेमेंट हमें क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करनी है वो विद इन 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है। अदरवाइज अगर पेमेंट नहीं करता मैं तो देन पूरी अमाउंट मेरी फुल अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगी, जिस पे मुझे पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज करिए कि एग्जांपल के तौर पर 1 करोड़ क्रेडिटर्स की पेमेंट मैंने नहीं करी 31 मार्च को, तो देन पूरी अमाउंट वो मेरी डिसअलाउड हो जाएगी, जिस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। इट्स ए वेरी हैवी अमाउंट एंड टैक्स जो लगेगा इस पर टैक्स बहुत हैवी हो जाएगा। 30% में 30 लाख रुपए टैक्स हो गया, जिसका मुझे जिस साल मैं पे करूँगा देन उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो मैं पे करूँगा दैट टाइम नेक्स्ट ईयर देन जब मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये अपने आप में एक सेक्शन बहुत बड़ा हैवी सेक्शन जो सबसे ज़्यादा MSME इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे, जिसको जो 43-45 डेज का जो पेमेंट किया है इसको एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम दें कि 6 मंथ के अंदर पेमेंट कर दें कि बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अंदर रिटर्न कर दें इसको। इसमें मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहूँगा अपनी माननीय वित्त मंत्री जी से। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से एक तो सबसे बड़ी बात कि बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर एक बड़ी मांग है। और ऐसे में हरियाणा में जब बात कर रहे हो और हरियाणा के लिए विशेष पैकेज की भी मांग उठती दिखाई दे रही है, चाहे हेल्थ की बात करें चाहे रोज़गार की, तमाम लोगों की तरफ से उनकी राय रखी गई है। और आज चूँकि बजट से पहले हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, चूँकि जब बजट आएगा तो बजट के बाद किस तरह का बजट होगा उस पर भी चर्चा करेंगे।